हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीटैट लर्निंग हब पर। आज हम लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है लॉरेंस कोलबर्ग। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलबर्ग जो थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, यानी यूएसए से। तो नैतिक विकास के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नैतिकता होती क्या है। नैतिकता होती है सही गलत की पहचान करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये होती है नैतिकता। नैतिकता जो है बच्चों में वो जन्मजात नहीं होती है, बल्कि नैतिकता समाज के द्वारा सीखी जाती है। समाज सिखाता है नैतिकता, ऐसा कोलबर्ग कहते थे। कोलबर्ग साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक कहानी बताई थी उन्होंने कि यूरोप में एक महिला मौत की कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच सकती है, जिसकी खोज उस शहर के फार्मासिस्ट ने की थी। दवाई का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज कराने के लिए उसका पति हाइनज उन लोगों के पास गया जिन्हें वह जानता था। फिर भी केवल उतने ही पैसे उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे थे। उसने दवाई वाले से कहा उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उसे दवाई सस्ते में दे दे, बाद में वह उसके पैसे चुका देगा। लेकिन फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया, क्योंकि उसकी बहुत सालों की मेहनत थी, उसने खोज करी थी उस दवाई की। उसने कहा वह दवाई मैंने खोजी है, उसे बेचकर वह खूब पैसे कमाएगा। तब मजबूर होकर हाइनेज ने उसकी दुकान तोड़ दी और दवाई चोरी कर ली। तो ये कहानी थी जो कोलबर्ग ने बताई थी। तो फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डायलिमा। नैतिक दुविधा होती क्या है? जहां आपको दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक को चुनना होता है और आपके पास विकल्प चुनने का नैतिक कारण होता है, वो नैतिक दुविधा होती है। देखिए, जैसे हिंज के पास 2 विकल्प थे। या तो वो दवाई नहीं लेता तो उसकी पत्नी मर जाती, अगर वो दवाई चुराता तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाती। तो उसे दोनों में से कोई एक चुनना था। तो ये नैतिक दुविधा में फंसा हुआ था हिंज। ये होती है नैतिक दुविधा। अब बात करते हैं नैतिक तर्कना, यानी कि मोरल रीजनिंग, जिसमें आप नैतिक तर्क करके किसी एक विकल्प को चुन लेते हैं। जब आप सही गलत की पहचान करके किसी एक को चुन लेते हैं, तो वहाँ हिंज ने सिर्फ एक चीज़ चुनी कि मैं दवाई चुरा लेता हूँ और अपनी पत्नी की जान बचाता हूँ। तो उसके पास नैतिक कारण था कि वह अपनी पत्नी की जान बचाना चाहता था, तो उसने एक विकल्प चुन लिया कि उसने दवाई चोरी कर ली। तो ये नैतिक तर्कना होती है। नैतिक विकास के कोलबर्ग ने 3 चरण बताए हैं। तो पहला चरण है हमारा प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि प्री कन्वेंशन स्टेज, जो कि 4 से 10 साल तक के बीच होती है। इस अवस्था में बच्चा सही गलत के बीच अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि इस स्टेज में नैतिकता जो होती है वो शून्य होती है। इस अवस्था में नैतिकता तर्कना दूसरे लोगों के अनुसार होती है, यानी कि इस अवस्था में जो बच्चे बोलते हैं या फिर जो करते हैं वो दूसरों के अनुसार करते हैं। जैसा दूसरे लोग, यानी कि समाज के लोग या जो भी बोलते हैं उनके अनुसार करते हैं। इसमें बच्चा सही गलत की पहचान नहीं कर पाता, उसे नहीं पता होता कि सही क्या है और गलत क्या है। इस स्टेज को भी 2 भागों में डिवाइड किया है कोलबर्ग जी ने। तो फर्स्ट है हमारा दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इस अवस्था में बच्चे नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर निर्धारित होती है। जो बच्चों की नैतिकता होती है, या तो वो सजा से मानते हैं बात या फिर आज्ञा से मानते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे को
अपनी ही बात कर लेते हैं। जैसे कई घर में मेहमान आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमें कहते हैं कि आपको नमस्ते करना है, डांटते हैं। कुछ बच्चों को डांटना पड़ता है नमस्ते करने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो आज्ञा से मान जाते हैं। जो बच्चे के माँ बाप कहते हैं वो उस बात को समझ लेते हैं। तो दो तरीक़ों से बात मनवाई जा सकती है, एक तो सज़ा से और एक आज्ञा से। इस स्टेज में बच्चा इन्हीं से सीखता है। सेकंड है हमारी साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, यानी इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिव्स इंडिविजुअलिज्म। इस स्टेज में बच्चा जैसा व्यवहार उस बच्चे के साथ कोई करता है वो वैसा ही व्यवहार दूसरे बच्चे के साथ करता है। इस स्टेज को जैसे का तैसा भी कह सकते हैं या कहते भी हैं। जैसे का तैसा इस स्टेज को कहते भी हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा किसी बच्चे को मारता है तो दूसरा भी उसको वापसी मारता है, कि बिल्कुल वो वैसा ही करता है जैसा करते हैं। या कोई बच्चा किसी की पेंसिल तोड़ दे तो दूसरा भी उसकी पेंसिल तोड़ेगा, या किसी की कॉपी फाड़ दे तो कॉपी फाड़ेगा, किसी का खाना खा ले तो दूसरा भी ऐसे ही करेगा। तो उसको जैसे का तैसा करना होता है, जैसे वो व्यवहार करता है दूसरा भी ऐसे ही व्यवहार करता है। सेकंड स्टेज आती है हमारी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि कन्वेंशनल लेवल, जो कि 10 से 13 साल तक के बच्चों का होता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उन्हीं के अनुसार सही और गलत का निर्णय करता है। यानी मानकों से मतलब समाज के अनुसार। जब बच्चा देखता है कि समाज में कैसे सही गलत का अंतर करा जा रहा है, वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता जाता है और सही गलत की पहचान करने लगता है। उन्हीं के अनुसार सही गलत अपना डिसीजन लेता है। और इसको भी 2 भागों में बांटा है कोलबर्ग ने। फर्स्ट है हमारी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। इसे गोल्डन रूल का विचार भी इसी स्टेज में आता है। इस अवस्था में बच्चा ये जान लेता है कि हाँ, जो अच्छे बच्चे हैं उन्हीं को ज़्यादा प्यार करते हैं लोग, उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस स्टेज में बच्चा जो है वो अच्छा बनने की कोशिश करता है कि हाँ, मुझे तो फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा तो मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। या फिर घर में आज्ञा पालन से हर चीज़ करने लगता है, दूसरों को समझाने लगता है। तो वो स्टेज में मतलब बिल्कुल अच्छा बनने की कोशिश करता है बच्चा। सेकंड है हमारा कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, सामाजिक कानून व्यवस्था एवं उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चा कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करता है। जब बच्चा 10 से 13 साल तक का हो जाता है तो बच्चे को अंदर ना कानून और सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए ना भावना विकसित होती रहती है। बच्चा जानने लगता है कि हाँ भाई, कि ये ट्रैफिक स्टॉप है और यहाँ पर रेड लाइट जल रही है तो यहाँ से पार नहीं करना, वो गलत होगा, वो रूल तोड़ना होगा, कानून तोड़ना होगा। तो उस चीज़ को समझने लग जाता है कि ऐसे गलत है, ऐसे करना, किसी के साथ गलत करना, किसी के साथ मारपीट करना, वो चीज़ वो समझ जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने लग जाता है। फिर थर्ड स्टेज आती है हमारी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो 13 से प्लस की होती है। इस स्टेज में जो बच्चा है वो सही गलत का डिसीजन खुद लेने लग जाता है और वह समाज के जरिए कोई भी डिसीजन नहीं लेता। वो सिर्फ अपने ही खुद की सुनता है और खुद ही अपने डिसीजन लेता है, खुद ही अपने विचार व्यक्त करता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा सामाजिक अनुबंधन यानी कि उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसी स्टेज में किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए बने हैं। अगर किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए।
इस स्टेज में बच्चे की समझ जो है इतनी विकसित हो जाती है कि उन्हें ये समझ हो जाती है कि अगर किसी नियम से किसी चीज़ को परेशानी है या फिर दिक्कत है तो उस नियम को तोड़ दो। यानी आपने देखा होगा कभी किसी पेशेंट की तबीयत इतनी ख़राब हो कि वहाँ पे रेड लाइट जली हो, स्टॉप लगा हो, लेकिन तब भी कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो रेड लाइट को पार करके यानी तोड़कर वो पेशेंट की जान बचाते हैं। तो वो रूल तोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ उस पेशेंट की जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी थी, यानी ना कि रूल फॉलो करना। सेकंड आती है हमारी सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के विचारों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इस स्टेज में किशोर दूसरों के भले के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी अपनी जान भी खतरे में डाल सकते हैं। इस स्टेज में जो है किशोर इतना जो विचार है उनके इतने विकसित हो जाते हैं कि सिर्फ वो अपने विचार के आधार पर ही अपना व्यवहार विकसित करते रहते हैं या बदलते रहते हैं, और वह अपनी जान भी किसी के लिए खतरे में डाल सकते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, यानी हमारे लिए ही तो, हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। जैसे भगत सिंह जिन्होंने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। तो यही स्टेज के अंदर आते हैं। अब आती है आलोचना। लॉरेंस कोलबर्ग साहब की आलोचना भी हुई थी जो कि कैरोल गिलिगन ने की थी। कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग जी के सिद्धांत की आलोचना करी थी। इन्होंने कहा था कोलबर्ग जी ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को अधिक प्राथमिकता दी है, ना कि बल्कि पुरुषों को कम प्राथमिकता दी है। इन्होंने कहा था कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को ज़्यादा प्रतिपादित किया है, पुरुषों को कम। फिर कैरोल ने कहा पुरुष वर्ग के नैतिकता का आधार जो होता है वो न्याय होता है, और महिला वर्ग के नैतिकता का आधार होता है देखभाल। देखिए पुरुष वर्ग जो होते हैं वो न्याय के आधार पर सोचते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ भाई ये सही है ये गलत, वो सिर्फ इस चीज़ के आधार पर ही सोचते हैं। लेकिन जो एक महिला होती है वो सिर्फ देखभाल के आधार पर सोचती है। वो ये नहीं सोचती कि हाँ ये गलत है ये सही है, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ देखभाल के लिए सोचती है कि गलत कुछ नहीं, किसी की जान बच रही है या किसी को अच्छा हो रहा है तो वो उसी के आधार पर सोचते हैं, सिर्फ देखभाल के। तो यही आलोचना जो थी वो कैरोल गिलिगन ने की थी लॉरेंस कोलबर्ग जी की। इन्होंने कहा था, एक और चीज़ कही थी इन्होंने, मेल और फीमेल की नैतिक तर्कना में कल्चर के डिफरेंस को महत्व नहीं दिया है कोलबर्ग जी ने। ये भी चीज़ कैरोल ने कही थी कि तर्कना में कल्चर के डिफरेंस को महत्व नहीं दिया है कोलबर्ग जी ने। तो यही कुछ आलोचना थी जो कैरोल ने की थी लॉरेंस कोलबर्ग की, ये इम्पोर्टेंट थी। तो यहीं कोलबर्ग जी का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।